सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। देखो, अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अगर इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ की जाए तो टाइम के साथ में इस चेंज होने वाले करंट को एक साइन वेवफॉर्म से ड्रॉ किया जाएगा। ये वाली जो वेवफॉर्म है इसको साइन वेवफॉर्म बोल रहे हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि बार बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो ऊपर वाला साइकिल है इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला साइकिल है इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है कि वायर में किसी एक डायरेक्शन में करंट होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब है जस्ट उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा कुछ टाइम बाद में। अल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड टी, और इस टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगता है टी के बराबर, और इस टाइम पीरियड का अगर हाफ कर देंगे तो ये होगा हाफ टाइम पीरियड टी बाई टू। ये क्या होगा? हाफ टाइम पीरियड। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें 0 से टी बाई टू टाइम के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, मतलब किसी भी वायर में किसी एक डायरेक्शन में करंट होगा, और जब अगला टी बाई टू टाइम आएगा, टी बाई टू से टी तक, ये टी बाई टू टाइम हुआ, तो इसमें करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो जाएगी। फिर वापस से अगला जो टी बाई टू टाइम आएगा, टी से 3t बाई टू के बीच में, ये जो t बाई टू टाइम है इसमें अगेन करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो कि करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, और एक फिक्स टाइम के बाद में चेंज हो रही है। कितने टाइम के बाद में चेंज हो रही है? t बाई टू टाइम के बाद में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लिखना है तो लिखेंगे E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे जो I और E लिखा है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ये दोनों क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ठीक है, और ये जो I नॉट और E नॉट लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ये जो E नॉट और I नॉट है, E नॉट एंड I नॉट, ये क्या चीज है? ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ये जो ओमेगा लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। टी मतलब टाइम पीरियड, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई एफ लिखोगे। ठीक, अच्छा जी। ये जो ओमेगा इंटू टी है इसको मिला के हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेज। ओमेगा टी साइन फंक्शन के इधर जो भी लिखा है, ओमेगा टी लिखा है, ओमेगा टी प्लस थीटा लिखा है, कुछ भी लिखा हो, इसी को हम क्या बोलेंगे? फेज बोलेंगे। तो ये जो ओमेगा टी है इन दोनों इक्वेशन में एक ही चीज लिखी है, तो इसको हम बोलते हैं फेज। और फेज वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये फेज चेंज होता रहेगा, ये वैल्यू चेंज होगी, और इसके अकॉर्डिंग साइन फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और जैसे जैसे साइन फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हम बोलेंगे कि हर एक इंस्टेंट पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है? फेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। और फेज किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ओमेगा तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होगा? किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा ये। ठीक है, हम तीन टाइप की चीजों को अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में कनेक्ट करके देखेंगे, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को हम तीन टाइप के कंपोनेंट्स को सप्लाई करेंगे। उसमें से पहला होगा रेजिस्टेंस, दूसरा होगा इंडक्टर, इंडक्टर मतलब कोई भी कॉइल या कोई भी सोलेनोइड, और तीसरी चीज होगी कैपेसिटर। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये तीन टाइप के कंपोनेंट्स को वन बाय वन आप क्या करोगे? एक एसी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करोगे, और फिर चेक करोगे कि अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर उसके लिए कैसा है। क्या वो अल्टरनेटिंग करंट को पास होने दे रहा है या फिर नहीं पास होने दे रहा, या डीसी करंट को पास होने देता है, एसी को पास नहीं होने देता। इस टाइप की सारी चीजें हम चेक करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक चीज को स्टडी करेंगे आगे। फिर अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला तो मैं इनकी वेवफॉर्म ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, मतलब इसको टाइम के साथ में ये कैसे चेंज हो रहा है इसको ड्रॉ करके बता रहा हूं। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको एक साइन वेवफॉर्म से ड्रॉ किया जाता है, यानी कि साइन फंक्शन से इसको ड्रॉ करके बताया जाता है कि ये किस तरीके से टाइम के साथ में चेंज होगा। तो इस तरीके से इसमें बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल आते हैं और बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है।
इस टाइप के करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। जो डायरेक्ट करंट है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट रहेगा, जो डीसी है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो उसको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करके बताना है कि टाइम के साथ में करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जो अल्टरनेटिंग करंट है और डायरेक्ट करंट है उसमें एक डिफरेंस तो ये बता सकते हो कि ये बार बार डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है, जबकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। पहला डिफरेंस यही हो गया, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये बता सकते हो कि जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम होता है एसी जनरेटर या डायनेमो, एसी जनरेटर या डायनेमो। और जो ये जो डायरेक्ट करंट या डीसी है इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो है सेल या फिर बैटरी या सोलर पैनल भी यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल भी डायरेक्ट करंट या डीसी को ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिवाइसेस वाइज भी आप बता सकते हो कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए एसी जनरेटर या डायनेमो यूज करते हैं, वहां पे सेल या बैटरी यूज की जाती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एसी जनरेटर यूज करते हैं वो ज्यादा लंबे टाइम तक काम आता है, उसमें खराब होने वाली चीजें नहीं होती। उसमें क्या होता है, दो मैग्नेट्स होती है और दो मैग्नेट्स के बीच में हम एक कॉइल को रख के उसको रोटेट करते हैं, और उस कॉइल को रोटेट करने से उस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमें अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में मिलेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करना चीप होता है और आसान होता है। भाई जो चीज आसान होती है उसकी अपने आप ही कॉस्ट कम हो जाती है, जो चीज इजीली अवेलेबल है ना उसकी कॉस्ट हमेशा कम होगी, और जो चीज मुश्किल से अवेलेबल होती है, कम अवेलेबल होती है, उसकी कॉस्ट हमेशा ज्यादा होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट को क्योंकि प्रोड्यूस करना आसान है इसलिए क्या है, इजी प्रोडक्शन हो गया इसका, और साथ में क्या हो गई, ये चीप भी हो गई। और ये चीप होती है इसलिए हम इसको ज्यादा यूज कर पाते हैं। मतलब आप मान के चलो कि 99% हम वर्ड के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को ही यूज करते हैं। जो डायरेक्ट करंट या डीसी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम सेल या बैटरी यूज करते हैं, जिसमें हमें केमिकल यूज करने पड़ते हैं और बार बार केमिकल चेंज करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रोड चेंज करनी पड़ती है, इसलिए कॉस्टली भी होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी है एक तरह से, ठीक है, डिफिकल्ट है प्रोड्यूस करना। और दूसरी चीज क्या है, एक और चीज क्या बताइए आपको, ये चीप है और ये क्या होगी, कॉस्टली होगी, इसलिए हम पूरे वर्ड में ओनली 1% या इससे भी कम इसको यूज करते हैं। अब मान के चलो कि 99% आप एसी को यूज कर रहे हो पूरे वर्ड में, और 1% या इससे भी कम हम किसको यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट या डीसी को यूज कर रहे हैं। जो अगला इसका बेनिफिट है अल्टरनेटिंग करंट का, वो ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है जब उसको ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो अल्टरनेटिंग करंट की नेचर अलग होती है डायरेक्ट करंट से। इसलिए जो हीट प्रोड्यूस होगी वायर्स के अंदर, जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है वायर्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, उससे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। एक ट्रांसफॉर्मर उसके लिए यूज करते हैं, और उस ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर दिया जाता है, कम, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो वोल्टेज और एक करंट, तो करंट को कम करना पड़ेगा, और करंट अगर कम कर देते हो तो उससे क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो ये फैसिलिटी किसमें है, अल्टरनेटिंग करंट में है। जब आप अल्टरनेटिंग करंट को वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट करोगे तो आप क्या देखते हो उसमें, आप उसमें करंट को कम करके हीट लॉस को कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो इसमें मिनिमम हीट लॉस होगा, मिनिमम हीट लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन, और इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा हीट लॉस होगा। रीजन, क्योंकि डायरेक्ट करंट को या जो डीसी है मतलब एक तरह से ट्रांसमिट करने के लिए जब वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाएगा, डीसी को ट्रांसमिट किया जाएगा, तो उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वायर्स के थ्रू, क्योंकि उसमें वोल्टेज को बढ़ाना और करंट को कम करना ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते, उसमें लिमिटेशन है एक तरह से, इसलिए उसमें हीट लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। और एक बेनिफिट ये भी होता है अल्टरनेटिंग करंट का कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको कम या ज्यादा करना पॉसिबल है बाय यूजिंग ए ट्रांसफॉर्मर। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, उसके लिए एक ट्रांसफॉर्मर नाम का डिवाइस यूज होता है। कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। डीसी के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। डीसी के केस में क्या होगा, आप डीसी वोल्टेज को कम तो कर सकते हो बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या करेगा, कुछ वोल्टेज खा जाएगा, तो इस तरीके से आप वोल्टेज को कम तो कर सकते हो बाय यूजिंग ए रजिस्टर, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकते। कैन ओनली बी
डिक्रीज्ड, इसको ओनली डिक्रीज किया जा सकता, कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। तो ये भी एक लिमिटेशन होगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो मेन डिफरेंस है। फिर कुछ इसके नुकसान भी आपको बताए थे, जैसे कुछ इसके नुकसान भी अल्टरनेटिंग करंट के। पहला नुकसान ये है कि इसमें अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर करंट लग जाता है तो उसमें अट्रैक्शन की टेंडेंसी होती है, वो अपने आप हाथ छुड़ा नहीं पाता। अगर अल्टरनेटिंग करंट वाली ट्रांसमिशन लाइन को आपने टच कर दिया तो अपने आप हाथ छुड़ा नहीं पाओगे, उसमें अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, किसी दूसरे को छुड़ाना पड़ेगा। ज़्यादा डेंजरस है ये, है ना, क्योंकि अपने आप हाथ नहीं छूटेगा तो डेथ भी हो सकती है किसी भी पर्सन की। लेकिन डायरेक्ट करंट या डीसी के केस में क्या होता है, अगर किसी को भी डीसी से शॉक लगता है तो वो झटके से दूर गिर जाएगा, उसके बचने के चांस हैं। लेकिन एसी के केस में ऐसा नहीं है, ये शॉक नहीं देती है, इसमें अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, तो ये मोर डेंजरस मानी जाती है इन कंपेरिजन विद डीसी। इसके अलावा इसके अंदर एक और डिफरेंस आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट में बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप एक ही डायरेक्शन में करंट चाहते हो या यूनी डायरेक्शनल करंट चाहते हो तो उसमें हम एसी को यूज नहीं कर सकते, उसमें आपको डीसी को ही यूज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा करंट जो बार बार चेंज होता रहता है ना, उसको हम वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे जहां पे आपको एक कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए होगा। वो एक लिमिटेशन होगी एक तरह से, ये तो बार बार डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ऐसा करंट अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आपको किस पे जाना पड़ेगा, डीसी पे जाना पड़ेगा, मतलब डीसी यूज करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। तो ये इनके डिफरेंस है या इनके फायदे और नुकसान है, ये आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। देख लो कोई भी डाउट है तो बताओ इसमें।